आज जयपुर में और दिल्ली में जो बहरे लोग बैठे हुए हैं उनको सुनना चाहिए कि इस देश का आदिवासी अब जाग चुका है। इस देश का आदिवासी अपना हक और अधिकार लेने के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुका है। ये आवाज आनी चाहिए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, जय जय फिलिस्तीन, जय जय फिलिस्तीन। साथियों, हमारे संविधान निर्माता और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का आज स्मृति दिवस है और इसी स्मृति दिवस के मौके पर हमारे युवा साथियों ने एक मुलाकात की हमसे कि हम जसवंतपुरा रानीवाड़ा के अंदर जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हमारे परंपरागत व्यवस्था है, हमारे पंच बुजुर्ग, हमारे पंच पटेल, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो तमाम युवा साथियों के मेहनत से और हमारे पंच पटेलों के बुजुर्गों की सहायता समर्थन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आज के इस दौर के अंदर जयपाल सिंह मुंडा को याद करना क्यों जरूरी है? हमारे लड़ाकों, हमारे पुरखों को याद करना इसलिए जरूरी है कि हमारे सांस्कृतिक विरासत है, हमारे अधिकार है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, उसको पिछले 70 सालों में लगातार दबाने का काम इस सरकारों ने किया है जो देश के अंदर रही है। मैं ये बात आज खुले मन से बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर जब पूरा देश गुलाम था तो इस देश का आदिवासी आजाद था। जब पूरा देश आजाद हुआ तो इस देश के आदिवासी को गुलाम बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। साथ ही इस बात को ध्यान समझना पड़ेगा। आज इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसका एक सदस्य 6 बार से सांसद रहा हुआ एक सांसद मोहन भाई डेलकर, जिसको सरेआम हत्या कर दी जाती है और इस देश की सारी संसद, इस देश के नेता, और मैं यहाँ तक कहूंगा कि हमारे समाज के नेता भी चुप बैठे हैं, उसकी हत्या के ऊपर कोई बोल नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है आज हमारे लिए कि क्यों जो आदिवासी जो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था, जो कांग्रेस और बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियों को लात मार के आ गया था कि मुझे तुम्हारी पार्टियों की जरूरत नहीं है, मैं अपने समाज के दम पे अपने दम के ऊपर दावेदारी पेश करूंगा, उस समाज के उस आदिवासी नेता की हत्या कर दी जाती है और आप सब खामोश बैठे रहते हैं। लेकिन अगर कहीं यही दूसरे समाज का कोई सांसद होता तो आज पूरे देश के अंदर आकार मच जाता, संसद बंद करवा देते हैं, रोड जाम कर देते, ये स्थिति होती। लेकिन हमारे ही बीच का एक सांसद चला गया, उसकी हत्या कर दी गई और हम लोग चुप बैठे हैं। ये चुप इसलिए बैठे हैं कि हम बटे हैं, कोई संथालों में बटा है, कोई मुंडा में बटा है, कोई मीणा में बटा है, कोई भील में बटा है, कोई हो में बटा है और फिर उसके अंदर भी बटे हैं। उसके अंदर तमाम संगठनों के नाम पे बट रहे हैं जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम का आयोजन आदिवासी परिवार, आदिवासी महापंचायत के नाम से जो किया जा रहा है वो आदिवासी भील परिवार के नाम से क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि हम सबको एक साथ एक जादम पर लाकर खड़ा कर सके, इसलिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। साथियों, मैं ये बात कह रहा हूँ कि देश के अंदर अब जो 3 नए कृषि कानून लेकर आए, जिसके आपको बारे में पता होगा कि पूरे देश में विरोध चल रहा है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, ये तो अभी 2 में 4 महीने पहले लड़ने लगे पूंजीवाद के खिलाफ। ये आदिवासी 300 सालों से इस पूंजीवादी सत्ता के खिलाफ लड़ रहा है और जब लड़ रहा था तो उसको देशद्रोही कहा गया, उसको नक्सलवादी कहा गया। ये डेफिनेशन आदिवासियों को दी गई। साथियों, और अगर हम हमारी जमीन, हमारी जल जंगल को लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे संविधानों के अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप हमें नक्सलवादी कैसे करार दे सकते हैं भाई? नक्सलवादी कोई डेफिनेशन तो होगी ना, कोई परिभाषा तो तय की होगी कि क्या है। अगर आज पूरे देश के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है जानबूझ के, उनकी जमीनों को कैप्चर करने के लिए, उन जमीनों को लूटने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। और आपके रानीवाड़ा में तो हाल ही है साहब कि हाईवे के आसपास चले जाओ, जो सारी भीलों की जमीनें थी वो तो अब किसी और की हो गई है। हकीकत है कि नहीं है ये भाई? रानीवाड़ा से जसवंतपुरा हो गए तो हाईवे के आसपास की सारी जमीन आज किसी और की हो गई। बड़े बड़े होटल बन गए, दुकानें बन गई। जो भीलों की जमीन थी, जो आदिवासियों की जमीन थी, आज वो किसी और के हाथ में चली गई है। तो इस पे सवाल करना पड़ेगा कि ये जमीनें उनके हाथ में कैसे गई, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि हमारी जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता। तो
तो फिर ये जमीन कैसे गई, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ के युवा साथियों ने मेरे से कहा कि हम लोग जनजागरण का काम करते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के कर्मचारी वर्ग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वैसे शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये हकीकत है, तो वो कर्मचारी वर्ग हमारी सहायता नहीं करता। तो भाई भंवरलाल परमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी बार सस्पेंड हुए, अरे इनको जनजागरण का कार्यक्रम करने से बहुत बार रोका गया, सरकारों के द्वारा प्रेशर डाला गया। जब दादा भंवरलाल परमार नहीं डरे हैं तो आप क्यों डर रहे हो? आज पूरा युवा आपके साथ खड़ा है, आप लड़िए। आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं आप लगातार उन पे काम कीजिए, अपने समाज को एक नई दिशा दीजिए। आज हमारे खासकर मैं बात करूं दक्षिण राजस्थान या जोधपुर संभाग के आदिवासियों की, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसी जगह पर मजदूरियां कर रहे हैं। ये हकीकत है नहीं? आपके यहाँ बच्चे जाते हैं जो, तो क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों को पास एजुकेशन की कमी है, हमारे पास रोजगार की कमी है। तो ये कमी क्यों है, इस पे विचार करना चाहिए। अभी कुछ भाई आरक्षण की डिमांड उठा रहे थे, मैं मानता हूं कि एसटी के आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा मीणाओं ने उठाया है, और मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टारगेट करोगे, इसका मतलब ये है कि आप उनसे कहो खड़े होके मंच पे कि भाई हमको भी, आप तो आगे निकल गए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमें हाथ पकड़कर आगे खींचो, आपके बराबर लाओ, जब जाके हम समानता की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे। इसको गाली देने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अभी बाड़मेर, जालौर वाला जो बेल्ट है, इसके अंदर अलग स्पेशल एरिया की डिमांड की बात कर रहे हैं। आप स्पेशल एरिया की डिमांड क्यों करते हो? आप शेड्यूल 5 की डिमांड करो, सारे अधिकार तो वहां है। मेन जो अधिकार है संविधान के वो तो शेड्यूल 5 में है। अगर आप शेड्यूल 5 की डिमांड करोगे, और राजकुमार जी यहाँ बैठे हुए, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत राजस्थान शेड्यूल स्टेट है, तो राजस्थान के हर एक गांवों का सर्वे करवाइए, जिसमें गांवों में आदिवासी की आबादी है, चाहे वो भील मीणा हो, चाहे वो भील मीणा हो, कोई भी आदिवासी हो, सबको शेड्यूल एरिया में आप डलवाने का काम कीजिए। ये पूरा प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी, पूरा देश के राजस्थान का युवा आपके साथ खड़ा मिलेगा। और आज मैं इस अरावली की पहाड़ियों के बीच में आपकी बात बोल के जा रहा हूँ कि आप अगर फिफ्थ शेड्यूल की डिमांड एक बार लेकर विधानसभा में या जयपुर जाते हैं, तो पूरी राजस्थान का पूरा मीणा आदिवासी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आपका हमारे साथ है। लेकिन साथियों, दरअसल क्या है कि हम बढ़ गए पार्टियों में, हमारे यहाँ भी विकल्प की तलाश की जा रही है, लेकिन विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि मीणाओं को आर्थिक और शैक्षणिक जगत से तो ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर से आज भी वो भील आदिवासियों से 50 साल पीछे हैं, क्योंकि वो अपने सांस्कृतिक विरासत को भूल चुके हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो उनको भी हम लाने का काम कर रहे हैं कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए। साथियों, बात पूरे देश में जब आदिवासियों की आती है, सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि देश में जो जनगणना की रिपोर्ट है उसके आधार पर हमारी आबादी 7.5%, 8% मानते हैं। ये सरकारी डेटा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी इस देश के अंदर। 1931 में राजस्थान में भीलों की आबादी 6.5 लाख थी। कितने? 6.5 लाख। 1951 में वो आबादी 3.5 लाख हो गई। ये कैसे हो सकता है भाई? 20 साल के अंदर आबादी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, इस पे सवाल कीजिए। और पिछले 70 साल से ये हुआ है कि हमारी आबादी को आंकड़ों में कम दिखाया गया है। राजस्थान के जितने भी हमारे यहाँ सरपंच है जालौर के, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि 2021 की जनगणना हो रही है, वह सरकारी जनगणना होगी। आप अपने ग्राम पंचायत में अपने लेवल से जनगणना कराइए कि आपके गाँव में कितने आदिवासी हैं, जब जाके असली आंकड़ा सामने आएगा। क्योंकि राजस्थान में 20 से 22% आबादी आदिवासियों की है और हमें 12% के अंदर सीमित रख दिया गया है। साथियों, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। और तमाम युवा साथी है, मैं उनसे आपसे अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़े। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे। सरकारी नौकरियां तो वैसे ही खत्म हो गई है आजकल। मोदी जी बैकडोर एंट्री से ला रहे हैं लगातार धड़ाधड़, तो सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है। तो सीधी सी बात यह है कि पढ़ो,
समाज को अच्छा करने के लिए, समाज में जनजागरण करने के लिए पढ़ो और भारत के संविधान को जरूर पढ़ो। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, पैसा एक्ट जैसे कानूनों को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं ना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हम अपनी भाषा को तो बचानी है, साथ में अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कानून अंग्रेजी में है। जब तक अंग्रेजी भाषा न समझ में नहीं आएगी तो इस देश का आदिवासी इस व्यवस्था से चुनौती नहीं दे सकता, उसे नहीं लड़ सकता है। ये हकीकत है। आज हमारे समाज में सब कुछ है, मीणाओं में IAS है, फलार दूसरे जो आदिवासी उनमें अलग अलग बिजनेसमैन है, सब है, लेकिन हमारे पास कमी क्या है? हमारे पास कोई अच्छा लॉयर नहीं है, कोई अच्छा वकील नहीं है। इसकी वजह से हम मात खा रहे हैं। कितने केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के पहुंचे हैं, सेशन कोर्ट ही केस को खत्म कर देता है। समता जजमेंट 1997 में बड़ी मुश्किल से लड़ते लड़ते जब वहां के आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो वहां के लोग लड़े और सुप्रीम कोर्ट ले गए केस को, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहने पे मजबूर कर दिया कि इस देश में जहां 5 यूनिवर्सिटी लागू होती है, बात किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, वह 100% आदिवासियों का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश का जो 8% तबका है वो इस देश का असली मालिक है, मूल निवासी है, बाकी 92% 92% बाहरी लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा भी यही कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, क्योंकि आदिवासी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक लोग हैं, बल्कि आपको उनसे लोकतंत्र सीखना चाहिए, सह अस्तित्व सीखनी चाहिए। ये जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में खड़े होकर कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताया ही नहीं गया। बताया इसलिए नहीं गया, अगर जिस दिन बताया गया आदिवासी जाग गया अपने अधिकारों के प्रति, तो फिर वो जो सामाजिक क्रांति आएगी उसको ये ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, ये रोक नहीं पाएगी। इसलिए हमको दबा के रखा गया हमारे अधिकारों को। आप किसी भी अफसर से चले जाइए, आप जिला कलेक्टर से बात करेंगे ना 5 अनुसूची के बारे में, तो आपको तिरछी नजरों से देखेगा वो। अरे बोले ये मेरे को कानून सिखा रहा है क्या तू? उसको ये नहीं पता कि 5 अनुसूची के अंदर कोई कलेक्ट्रेट का कानून नहीं चलता, कोई पुलिस का कानून नहीं चलता, वहां के परंपरागत रूढ़िगत जो वहां के समाज के कानून है वो चलते हैं। और ये उनको बताना पड़ेगा। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि अब आदिवासी जाग रहा है, अपने हक और अधिकार, जल जंगल जमीन के लिए, समाज के लिए खड़ा हो रहा है। साथियों, दूसरी बात यह है कि इस देश में जब आदिवासियों पर अत्याचार की बात होती है तो मैंने आपको मोहन भाई डेलकर का आपका एग्जाम्पल दिया। दूसरा बड़ा उदाहरण है कि केवड़िया में 72 गांवों के आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया। और हमारे देश के नेता, हमारे देश के समाज व बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने आप को कहते हैं, उनकी भी आवाज नहीं निकलती। भाई क्यों बटे हुए हैं? चलो मैं मानता हूं कि ग्रामीण इलाकों में जहां तक ये समझ नहीं है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका है जो समाज की सोसाइटी को समझता है, तो वो क्यों केवड़िया के मुद्दे पर खामोश है जब 72 गांवों के आदिवासियों को विस्थापित कर दिया था? ये छोटे छोटे सवाल है। छत्तीसगढ़ के अंदर वहां के एक बड़े आदिवासी नेता को यह कहकर राजनीति में वापस लाया गया कि हम आपको आदिवासियों के अधिकारों के लिए पूरी तरह से लागू करेंगे, आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। यह उसको विश्वास दिलाया गया। लेकिन सरकार बन गई भूपेश बघेल की। आज बौद्ध घाट परियोजना जो इंदिरा गांधी को चैलेंज करते हुए वहां के आदिवासियों ने बंद करवा दिया था, उसी परियोजना को आज वहां का मुख्यमंत्री दोबारा लागू करने जा रहा है और 28 गांव के आदिवासियों को विस्थापित करने जा रहा है। ये हकीकत है और हम बोल नहीं पा रहे हैं इसके ऊपर। बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हम बटे हुए हैं। भैया राजस्थान के, अगर पूरी राजस्थान का मामला हो तो दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी नहीं बोलता। अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं आपको तो कांकरी डुंगरी वाली घटना हुई, कितने बेड़ा विधायक है जो इस मुद्दे के ऊपर बोले, एक भी नहीं बोले, सब खामोश हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये आदिवासी विचारधारा है ये अगर पूरी राजस्थान में आ गई तो उनकी सियासती जमीन हिल जाएगी, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और ये विचारधारा आ चुकी है कि जब मैं यहाँ जालोर के अरावली के दक्षिण भाग में खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि इस देश का आदिवासी अब जाग रहा है और आदिवासी विचारधारा सिर्फ पूरी राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर पुनर्स्थापित होगी, क्योंकि ये संविधान हमारा है, ये धरती हमारी है, इस धरती के हम मालिक है। बिरसा मुंडा कहा करते थे कि धरती हमारी माँ नहीं है, इस धरती के मालिक है, हम धरती आबा है, ये बिरसा मुंडा कहा करते थे। तो मालिक बनो, नौकर नहीं, और मालिक बनना पड़ेगा। तो साथियों, मेरी फिर आपसे अपील है, खासकर सरकारी कर्मचारी जो इस क्षेत्र के हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1% सामाजिक जागरण में अगर कोई अड़चन आती है तो दक्षिण राजस्थान के तमाम युवा साथी हैं वो आपके साथ खड़े हैं, 2 विधायक हैं आपके साथ खड़े हैं और पूरी राजस्थान का सारा ग्रामीण आदिवासी आपके साथ खड़ा है।
की जागृति के लिए कतई डरने की जरूरत नहीं है और पंच पटालों का साथ लीजिए, क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये हमारी पूंजी है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय आदिवासी, जय जवाहर, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत मीना साहब ने आदिवासी रिसर्च को झारखंड से लेकर जालौर की धरती तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो अपने दिलों की धड़कन, युवाओं की धड़कन राजकुमार जी रोध को भी सुनना बाकी है। अपने बब्बर शेर भंवरलाल जी परमार को भी सुनना चाहता है। अपने उसूलों को कायम रखो, हुकूमत को झुकना पड़ेगा। ऐसी झुकने की